हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से। कदी ता तू आवेगा वे सी चौराहे ते, जेड़े सी चौराहे ते गया सानू छड़ के। मांगा जो मेरा है जाता क्या तेरा है, मैंने कौन सी तुमसे जन्नत मांग ली। कैसा खुदा है तू बस नाम का है तू रब्बा, जो तेरी इतनी सी भी ना चली। नमस्कार, मैं वसीम अख्तर द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। हम अपने एक ख़ास कार्यक्रम के तहत आपसे रूबरू हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सिंगर मुस्कान शर्मा, जिनको सिंगिंग का शौक़ है और जो इनकी आवाज़ है वो गॉड गिफ्टेड है। महज 4 साल का आपका करियर है और इसमें आपने कई महत्वपूर्ण स्थान हासिल किए हैं, कई बड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है और पहला इनाम जीत कर आई हैं। आज हम उनसे सिंगिंग को लेकर और उनके संघर्ष को लेकर बात करेंगे। ये भी उनसे पूछेंगे कि आगे बढ़ने की संभावनाएं जैसे पहले थीं वो बढ़ी हैं या कम हुई हैं। जिस तरह से रियलिटी शो आ रहे हैं उसमें कुछ नई आवाज़ें हम देखते थे कि पहले सामने आती थीं, लेकिन ये सिलसिला अब इधर आने के बाद कुछ बंद हुआ है। मुस्कान, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच सर। जिस तरह से आपने ये शुरू किया, चूँकि एक सिंगर के लिए ज़्यादातर हमने ये देखा है कि जो आवाज़ है वो गॉड गिफ्टेड होती है जी। उसको फिर लोग तराशते हैं और तराशने के बाद वो काफ़ी आगे चले जाते हैं। आपका ये सफ़र किस तरह से शुरू हुआ? सर, मेरा ये जो सफ़र है ये शुरू मेरे स्कूल से हुआ है, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब 7th-8th क्लास में होंगी तो मैं साईं बाबा का भजन गाती थी तब। तो टीचर्स को बहुत आवाज़ अच्छी लगती थी मेरी, लेकिन तब ऐसा कुछ भी नहीं था कि मुझे ये लगता था कि मैं सिंगर बनूंगी या फिर मैं आगे गाने में ही जो करना है वो करूँगी। ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसे गाती थी नॉर्मली, ठीक था। म्यूज़िक में इंटरेस्ट था क्योंकि मेरे दोनों दीदी लोग भी म्यूज़िक में रही हैं, तो कभी भी मैंने इस नज़रिए से नहीं देखा कि मुझे हमेशा कि सिंगर बनना है या कुछ भी। लेकिन फिर मुझे जब मेरा 9th क्लास आने वाला था तो मेरे घर वालों ने मुझसे कहा कि हम चाहते हैं कि तुम बैंकिंग सेक्टर में इसमें तैयारी करो। तो फिर मैंने कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं तैयारी करूँगी। तो फिर मैंने कॉमर्स साइड ले ली, मेरी दीदी ने मुझे कॉमर्स दिलवाई। तो फिर मैं कॉमर्स करती रही, इंटर हो गया मेरा, फिर बीकॉम आ गया। तो देन लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं म्यूज़िक से कनेक्ट थी, मैं म्यूज़िक से नहीं दूर हो पाई। 2013 की बात है, मैंने इंडियन आइडल में ऑडिशन दिया था, तब मैं सीखती नहीं थी, ऐसे शौक में दिया था। तो मेरी दीदी बोली चलो ठीक है, अगर तुम्हारा मन है तो दे देते। तो मैं दिल्ली गई थी देने। तो वहाँ पे जब देखा लाइंस लगी हुई थी तो उसमें बच्चे 8-8 साल से सीख रहे हैं, 10-10 साल से सीख रहे हैं, 5 साल से। मैं एक जो थी वो सीखी हुई नहीं थी, तो मुझे ये लग रहा था कि शायद मैं फर्स्ट राउंड भी क्लियर नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा शॉक्ड थी कि मैंने वहाँ पे 3 राउंड क्लियर कर लिए थे बिना सीखे। तो थोड़ा सा मुझ में कॉन्फिडेंस आया कि शायद मैं सिंगिंग में कर सकती हूँ। तब भी मैंने नहीं सीखा, लेकिन फिर उसके बाद फिर मैंने सीखना स्टार्ट करा, लेकिन फिर कभी भी वो बात नहीं आई थी मुझे सीखने में। फिर जाके फाइनली मुझे मेरे गुरुजी के बारे में पता चला, जिनसे मैं अभी सीख रही हूँ, पंडित अवधेश कुमार गोस्वामी जी। तो आज जो भी हूँ मैं उनकी वजह से हूँ और अपने परिवार के सपोर्ट की वजह से हूँ। जैसे मुस्कान, जो गाने की शुरुआत हुई आपके, तो आप बता रही हैं कि आपकी बहन भी इससे जुड़ी हैं संगीत से, तो शुरुआत कैसे हुई? जैसे उन्होंने भी किसी से सीखा होगा, या आपको ये कैसे दिलचस्पी पैदा हुई कि आप गा सकती हैं? हाँ, मुझे दिलचस्पी उन्हीं लोगों को सुन के हुई, क्योंकि मेरी दीदी को भजन गाने का बड़ा शौक था। अच्छा। तो वो भजन गाती थी, हमारे घर में हम लोग कीर्तन वगैरह कर लिया या फिर, तो इस चीज़ से फिर मुझे भी धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा। लेकिन मैंने कभी भजन में इंटरेस्ट नहीं लिया, हमेशा फिल्मी गाने, बॉलीवुड में, सूफी में, इस टाइप के गाने ही गाए हैं। तो फिर वो धीरे धीरे जब मुझे लगा, फिर मेरी जो मुझसे बड़ी एक दीदी है काजल दी, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा है। मतलब मेरे हर चीज़ को, एक छोटी सी छोटी चीज़ को उन्होंने कहा कि घर पे कि नहीं मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी और आप लोग मना मत करिएगा, मैं सपोर्ट करूंगी। तो उन्होंने मुझे फिर धीरे धीरे, जितने ये शोज़ हैं मैं कुछ नहीं देखती, सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन देखती हैं, जो देखती हैं। उनका कहना सिर्फ इतना होता है तुझे गाना तैयार करना है और चलना है।
तो बस इतना होता है मेरा। उन्हीं की वजह से उन्होंने मुझे बोला कि नहीं तू सिंगिंग में आगे बढ़, तो फिर मैंने अपना सिंगिंग का कैरियर स्टार्ट। लेकिन सिंगिंग उनका भी फील्ड नहीं था ना, उनका नहीं, वो तबले से जैसे आपको कैसे लगा? जैसे आपके फादर या आपके घर में कोई और? पापा जब मैं छोटी थी तो पापा गाते थे। पापा एक गाना गाते थे, अंताक्षरी होती थी हमारे यहाँ, तो पापा एक गाना गाते थे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। ये गाना उस टाइम पे बहुत चलता था, तो वो सुन के, इसमें सरगम है ना, तो वो सरगम सुनते तो वो ऐसे अपने आप करने लगते थे, तभी से गाना शुरू कर दिया, ऐसे गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया। तो जो आप स्कूल में एक भजन गाती थी जो टीचर को आपकी पसंद था, वो कौन सा था? साईं बाबा का भजन था, शिरडी वाले साईं बाबा। जी। ज़माने में कहाँ टूटी हुई तस्वीर बनती है, तेरे दरबार में बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है लब पे बन के कवाली, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। लब पे दुआएं, आँखों में आंसू, दिल में उम्मीदें, पर झोली खाली, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। अभी हाल में आप एक बड़ी प्रतियोगिता हुई थी जिसमें भाग लेने गई और उसमें पहला पुरस्कार जीत कर आई हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए कि वो किस तरह की प्रतियोगिता थी और कहाँ वो शूट हुआ था? सर इस शो का नाम है इंडियाज़ नेक्स्ट इमेज, और जिन्होंने करवाया है वो सर मोहित श्रीवास्तव जी, वो मुंबई में पहले काम कर चुके हैं, तो उन्होंने ये पहला अपना सीज़न करा था। तो मुझे इस बारे में पता चली, सोशल मीडिया के थ्रू ही पता चली थी, तो दीदी ने बोला कि ऐसे ऐसे है और एक बार वीडियो भेज दो। कोविड का टाइम चल रहा था उस टाइम पे, तो मैंने उनको ऑनलाइन भेज दिया, तो उसमें सिलेक्शन हो गया। तो उसके बाद फिर हम लोग गए थे भिंड गए थे, ग्वालियर के पास है, तो वहाँ पे उन्होंने ये शूट कराया था। वैसे तो वो मुंबई कराने को थे, लेकिन कोविड की वजह से उन्होंने जहाँ वो रहते थे उन्होंने वहीं सब सेटअप वगैरह कराया था अपनी टीम को बुला के। तो वहाँ पर हम गए थे, तो वहाँ पे हमारे 3 राउंड हुए थे, तो हम वहाँ पे 1 हफ्ते समथिंग रुके थे। तो वहाँ पे हमने पहला 1 राउंड दिया अपना, उसके बाद सेकंड हमारा सेमीफाइनल्स था, फिर हमारा फाइनल्स था। तो हम टॉप 5 थे, उसमें से एक मैं विनर हुई थी वहाँ इंडियाज़ नेक्स्ट इमेज की। तो इसके अलावा आपने इंडियन आइडल वाला एक एपिसोड किया, उसके बाद भी फिर ट्राई किया उसके लिए? इंडियन आइडल के नहीं, उसके बाद मैंने अभी ट्राई नहीं करा। अभी मैंने 2 साल पहले, हाँ मैं गई थी, दिल्ली गई थी तब भी, तो वहाँ पे मैंने फर्स्ट राउंड करा था, सेकंड राउंड में मैं पहुँची थी, तो देन उसके बाद फिर मैं वहाँ से आउट हो गई थी, क्योंकि आगे इंडियन आइडल का इस टाइम जो है लेवल बहुत हाई हो गया है। क्योंकि पहले जो था वो जगह जगह के जो सिंगर्स थे, जो जैसे हम जैसे आम इंसान थे, उनकी आवाज़ों को ढूंढ ढूंढ के लाया जाता था, तराशा जाता था। लेकिन आज के टाइम में जो ऑलरेडी प्रोफेशनली हैं, जो ऑलरेडी गा रहे हैं, जो परफॉर्मर हैं, जो पहले सीजन्स में आ चुके हैं जूनियर में, आज वो लोग आ रहे हैं। अब आप किसी की भी बात कर लें, चाहे वो सन्मुखा प्रिया हो, चाहे वो अरुणिता हो, चाहे वो सलमान अली हो, ये सब ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब हम जैसे लोगों के लिए वहाँ कम्पीट करना थोड़ा मुश्किल सा हो गया है। नहीं, एक रास्ता जो ये खुला था कि जो नई प्रतिभाएं हैं, जो नई आवाज़ है, वो आगे जाएगी। इंडियन आइडल इसीलिए बना, इसी उद्देश्य से बना था। तो उसमें अब वो भटक गए हैं। हाँ, क्योंकि हमारा जो ग्रुप था वहाँ पे 10-10 बच्चों का ग्रुप था, सेकंड जब राउंड था हमारा, तो वहाँ पे उन 10 बच्चों के ग्रुप में मैंने ये चीज़ नोटिस करी। तो वहाँ पे 10 बच्चों के ग्रुप में जब इनका इंटरव्यू हुआ, तो उसमें साफ बताया गया था कि मैं राइजिंग स्टार में जा चुका हूँ, या मैं वहाँ तक जा चुका हूँ, सब रियलिटी शोज ऑलरेडी करे हुए थे। एक मैं जो थी वो, मुझे लग रहा है कि मैं ही नहीं थी एक वहाँ पे जो रियलिटी शोज में कभी पार्टिसिपेट भी करा था मैंने, लेकिन वहाँ पे सब ऑलरेडी मतलब करे हुए थे। तो वहाँ पे इस टाइम जो आ रहे हैं वो फ्रेश, जैसे पहले आवाज़ें होती थी बिल्कुल फ्रेश, अब वो चीज़ नहीं है। अब ऑलरेडी सब कहीं ना कहीं स्टैंड कर रहे होते हैं, वही लोग आगे होते हैं। अच्छा, ये माना जाए कि वो रास्ता जो नई प्रतिभाओं के लिए खुला था वो बंद हो गया, नए लोगों के लिए कहीं ना कहीं अब दिक्कतें आ गई हैं वहाँ पर। हाँ। नहीं, इसमें जैसे अगर माना जाए तो कंपटीशन ने ये चेंज कर दिया रुख उनका, या कोई और वजह रही जिसकी वजह से
वही सब पुराने लोग आने लगे कि जो परफॉर्म पहले भी कर चुके थे? सर कुछ भी कह सकते हैं इसमें, कंपटीशन भी सोच सकते हैं या फिर आप उनका कुछ फ़ायदा भी इसमें हो सकता है, क्योंकि जब पहले हम किसी को सुने होते हैं उसके बाद उसका दोबारा कोई भी अगर हम उसको देखना चाहते हैं, उसकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है शो को टीआरपी ज़्यादा मिलेगी कि भाई उसके ऑलरेडी फैंस हैं तो वो तो देखेंगे ही देखेंगे। तो वो फ़र्क पड़ता है। आजकल जितने भी जूनियर में पार्टिसिपेट करे होते हैं वही सीनियर के उसमें आ जाते हैं, तो ये नॉर्मल हो गया है बहुत। अगर हम आवाज़ की बात करें मुस्कान, तो जब वहाँ आप गई थी पार्टिसिपेट करने के लिए तो आपको लगा कि कुछ आवाज़ें और अच्छी हैं उनके मुकाबले के जो लोग ऊपर चले गए, जिनको सेलेक्ट कर लिया गया? एक्चुअली ये बात सच है कि वहाँ पे सब कहते हैं ना कि सब अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ अच्छे होते हैं, कुछ अच्छे भी थे। लेकिन जो उसमें जो 2 लोग सिलेक्ट करे गए थे उनमें से एक लड़का वाकई में नो डाउट बहुत अच्छा गाता था, लेकिन एक जो लड़की थी उसका कहीं से कहीं तक हमको उम्मीद नहीं था, किसी को भी नहीं था, हम 10 बच्चे जब बैठे हुए थे कि वो सिलेक्ट भी होगी, लेकिन जो भी था वो सिलेक्ट उसे करा गया। जैसे वजह क्या थी जो आपको लग रहा था कि सिलेक्ट नहीं हो सकती? सुनने में चीज़ पता चल जाती है। हमसे भी अच्छे गाने वाले थे, हम ये नहीं कहेंगे हम बहुत अच्छे थे, हमसे भी अच्छे गाने वाले, तो हमें उम्मीद कहीं ना कहीं थी कि शायद ये लड़की निकल जाए, शायद वो लड़का निकल जाए, लेकिन जिसकी उम्मीद नहीं थी वो निकल गई, लेकिन जिसकी उम्मीद थी वो लोग नहीं गए। तो इस चीज़ का अफसोस, मतलब मुझे ये भी था, अपना अफसोस तो था ही था कि हाँ चलो मैं नहीं कर पाई, लेकिन मुझसे अच्छा गाने वाले अगर वो नहीं कर पाए और कोई और लेके चला गया तो उस चीज़ का भी था कि ऐसा क्या देखा उन लोगों ने उसमें कि सिलेक्ट कर लिया। तो फिर वहाँ जाने की तैयारी कर रही हैं? हाँ बस अभी तो स्टार्टिंग करी है मैंने इन शोज से अपने, तो अब धीरे धीरे करके एक सीढ़ी करके मैं करूँगी और डेफिनेटली मैं जाने का बिल्कुल सोचती हूँ, मैं जाऊँगी इंडियन आइडल सारेगामापा में, लेकिन अभी मैंने अपना बेस मजबूत कर लूँ, उसके बाद फिर कंटिन्यू करूँगी। अभी आप एक कंपटीशन करके आई हैं, इससे पहले भी कुछ कंपटीशन में हिस्सा लिया है? अगर हम इंडियन आइडल के अलावा इससे पहले मैं रियलिटी शोज़ की बात करूँ तो रियलिटी शोज़ मैंने इससे पहले कोई भी ऐसा नहीं करा है, लेकिन हाँ मेरे अपकमिंग रियलिटी शोज़ हैं, जैसे भाव्यांजलि आने वाला है दिशा टीवी पर, और स्टेप फॉर फ्यूचर ये भी ईश्वर टीवी पर टेलीकास्ट होने वाला है। तो मेरे जितने रियलिटी शोज़ हैं ये आ रहे हैं, सबको जैसे पता कोविड की वजह से सब चीज़ें अटक गई हैं, तो टेलीकास्ट होने रह गए हैं, तो जब टेलीकास्ट होंगे तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। और बाकी इसका तो टेलीकास्ट हो गया तो सबको पता है कि मैं इसकी विनर हूँ। भाव्यांजलि जिसकी बात आप कर रही हैं, इसमें गाना है या किस तरह इसमें ये बॉलीवुड के लिए नहीं है, उन्होंने बिल्कुल जैसे इंडियन कल्चर पे ही पूरा कराया है कि आप भजन गाएं, आप गजल गाएं, और सबसे अच्छी चीज़ भाव्यांजलि में ये है कि बच्चे को खुद की कंपोजिशन गानी है। अच्छा। आप खुद लिखें, आप अपना म्यूजिक खुद दें, मतलब फ्रेश चीज़, आप किसी का कॉपी करके नहीं गा सकते, आपको खुद बनाना है, आपको खुद का म्यूजिक देना है, तो वहाँ सबसे अच्छी चीज़ ये है। तो वहाँ पे जितने भी मैंने खुद भजन बनाए हैं वो खुद बनाए हैं, लिखे भी खुद हैं और म्यूजिक भी खुद दिया है, तो आप लोग को बहुत जल्दी सुनने को मिल जाएगा जब वो टेलीकास्ट होगा। नहीं, और कोई एल्बम आपकी इस तरह की तैयार की हो आपने अपने आप, जो आपके दिल के करीब हो या आपको ये लगता हो कि ये आपने अच्छा परफॉर्म किया है? हाँ, वैसे मैं सच बताऊँ तो बरेली में मेरा एक ही गाने से सबसे ज़्यादा नाम हुआ था, जो मैंने फर्स्ट मतलब जीता था प्राइज़, वो था जो भेजी थी दुआ। तो बरेली में बहुत से लोग मुझे उसी नाम से ऐसे भी जानते हैं कि वही लड़की, वही मुस्कान शर्मा जो भेजी थी दुआ गाती है, तो इस गाने से मैं बहुत ज़्यादा फेमस हुई। तो अक्सर हमने ये देखा है कि जो नए गाने वाले हैं, जो नई आवाज़ हैं, वो अक्सर जो बड़े कलाकार हैं, जो इस हम संगीत की बात करें तो संगीत के जो बड़े नाम हैं, चाहे वो लता मंगेशकर हो या और हो, उनके गाने ज़्यादा गुनगुनाते हैं। तो आपको भी लगता है कि उनका कोई गाना जो बहुत अच्छा आपको लगता हो, जो आप अक्सर गुनगुनाती हो उसको? ये बात सच है, पुराने गानों में जो बात है वो आजकल नए गानों में नहीं है। ज़्यादातर लोग कंपटीशन में जब उतरते हैं तो पुराने गानों का ही सहारा लेते हैं, क्योंकि उनकी जो गायकी की बात है ना वो अलग ही है। क्योंकि अगर आप स्थाई भी गाते हैं ना तो बिल्कुल सीधा सिंपल भी होगा, लेकिन सामने वाले को समझ में आ जाएगी कि हाँ आपके गले में कितनी बात है। तो इसलिए पुराने गानों को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, और मैं भी हाँ सुनती हूँ पुराने गाने, गाती भी हूँ। मुस्कान, बहस अक्सर चलती है कि पुराने गाने बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आते हैं, वो आजकल के हिसाब से ज़्यादा अच्छे हैं। तो हम लोग भी जब आपस में बहस करते हैं तो ये सवाल खड़ा होता है, उसका जवाब भी मिलता है। आपको क्या लगता है कि पुराने गानों में वो दम क्यों है जो नए गानों में अब नहीं है? पुराने गानों में वो दम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता था, हमने लिरिक्स लिखी, म्यूजिक दिया और सब कुछ, लेकिन आजकल नए गाने जो चल रहे हैं उनमें ज़्यादातर ये चीज़ देखने को मिल रही है, वो पुराने गानों का ही रीमेक कर दे रहे हैं। क्योंकि उन्हें पता है अगर आपको
कंटिन्यू रहना है लोगों की नज़रों में, या आपको अपना नाम लेवल बढ़ाना है, तो आपको अगर आप नई कंपोजिशन, हर इंसान को रिस्क होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो नई कंपोजिशन इंसान पहली बार में निकालता ही नहीं है अपनी, क्योंकि उसे ये लगता है कि पता नहीं मैं चलूं या ना चलूं, तो इसलिए इंसान पुराने गानों का रीमेक का सहारा ले रहा है कि आजकल तो बस ये है कि इंसान को बस पैसा कमाना है, अपना नाम बरकरार रखना है, तो इसलिए पुराने गानों का इंसान सहारा ले रहा है। आप देख रहे हैं आजकल जितने भी पुराने गाने हैं, चाहे वो दिलबर दिलबर हों, चाहे एक तो कम जिंदगानी, मतलब ये जितने भी हैं ये सब रीमेक बन रहे हैं, इसीलिए बन रहे हैं क्योंकि लोगों को पसंद ही वो गाने हैं, लेकिन आज की जनरेशन भी फिर सुन लेती है क्योंकि जब उसे चेंज करा जाता है, तो इसीलिए फिर मुझे ऐसा लगता है कि नए गानों का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। नहीं, वजह यही है कि रिस्क नहीं लेना चाहता, या अब वो जो बात पुराने लोगों में थी, चाहे हम संगीत की बात करें या गाने वालों की बात करें, तो एक अलग चीज़ दिखाई देती थी, अब नहीं दिखती। संगीत में बस वही बात थी ना कि पहले की चीज़ें, क्लासिकल संगीत को बहुत ज़्यादा वो करा जाता था, लेकिन आज के टाइम में इंसान ये सोचता है हम बिना क्लासिकल सीखे डायरेक्ट बॉलीवुड गा लें, तो लेकिन इंसान ये नहीं समझता है कि जो हमारी नींव है, जो हमारे जितने भी गाने बनते हैं वो बनते क्लासिकल बेस है, तो इसीलिए इंसान को ये लगता है पहले जो चीज़ थी इंसान सीखता था, तो क्लासिकल के थ्रू जितने भी गाने थे, इतने अच्छे अच्छे गाने बने हैं, वो सब रागों के थ्रू, इतने अच्छे अच्छे गायकार हमारे गा के गए हैं गाने, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम में इंसान बस रिस्क नहीं लेना चाहता है। लेकिन अगर बात करें, बहुत से ऐसे हैं म्यूजिक डायरेक्टर भी जो नए नए गाने देते हैं, जो बहुत अच्छी कंपोजिशन बनाते हैं, लेकिन कुछ उनमें से ऐसे हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन उनका नाम बरकरार रखना चाहते हैं, तो वो करते हैं ऐसा। अगर हम बात करें तो ए आर रहमान साहब, उनकी कंपोजिशन का कोई तोड़ नहीं है, सच में बहुत अच्छा बनाते हैं, पर्सनली हमें भी पसंद है और ज़्यादातर जो लोग सुनते हैं उन्हें भी पसंद है, तो कुछ की बात ऐसी है, लेकिन कुछ सच में बहुत टैलेंटेड भी हैं। आज के टाइम में भी संगीत उनकी वैसे जिंदा है। एक अगर माने आपके जवाब से तो एक तपस्या है। यस, बिल्कुल। अगर तपस्वी है कोई तो उस तरह से जा सकता है, वरना तो फिर वो यही कहते सुनाई देंगे कि पुराने गाने नए गानों से ज़्यादा अच्छे होते हैं। सही बात। लेकिन जो संगीत को समझता होगा वही ये बात कहेगा। लेकिन अगर आज के टाइम में अगर बात करें तो लोग पुराने गाने जहाँ भी होते हैं, मैं खुद कॉम्पिटिशन्स देती हूँ, मैं जाती हूँ तो मैं देखती हूँ लोग जब नए गाने होते हैं ना तो बहुत एक्साइटमेंट के हिसाब से सुनते हैं कि अरे वाह बहुत मज़ा आ रहा है, इंडो वेस्टर्न इंडो फ्यूजन चल रहा है गाने, बड़ा मज़ा आ रहा है। लेकिन जहाँ आपने पुराने गाने गाया और वहीं पर ये चला तो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, कोई कुछ करने लगा, कोई कुछ करने लगा। जैसे कि हम अगर लाइव की भी बात कर लें, इंस्टाग्राम लाइव कर रहे हैं या हम फेसबुक पे भी लाइव अगर हमें मिल रहा है, तो जहाँ हम पुराने गाने अगर कुछ गाते हैं तो जो नई जनरेशन के या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं पसंद करते हैं, तो वहीं व्यूज़ कम होने शुरू हो जाते हैं, नीचे कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं कि भाई तू क्या गा रहा है, ये मत गा यार, बंद कर, ये गाना गा, वो गाना गा। तो जो नासमझ लोग हैं, जिन्हें ज्ञान ही नहीं है चीज़ों का, वो लोग इस तरीके से मोरल डाउन करते हैं। सुनने वालों में भी, जैसे गाने वालों में हाँ, गाने वालों की, सुनने वालों का भी ये हाल है। और हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं लिसनर्स। भाई हमें ऑडियंस सुनेगी तभी हमें गाने में मजा भी आता है कि भाई सामने वाला हमें अप्रिशिएट कर रहा है। बहुत सी ऑडियंस हमें बहुत जगह शोज में अच्छी मिलती है जो बहुत अप्रिशिएट करती है, लेकिन बहुत जगह ऑडियंस हमारी नहीं पसंद करती है कि यार मज़ा नहीं आ रहा है, या इस टाइप का गाओ, उस टाइप का गाओ। तो बहुत फ़र्क होता है, हर इंसान की अपनी मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग लोग चाहते हैं कि हमें ऐसी चीज़ मिले, हमें ऐसी चीज़ मिले। पुराना गाना कोई ऐसा जो आप बहुत अच्छे से गाती हो? पुराना गाना जी, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से रे। बहुत बढ़िया। मुस्कान, आपने 4 साल में अगर हम देखें जो आपका करियर रहा है तो वाकई एक उपलब्धि के तौर पर ये से पेश किया जा सकता है। बहुत कम टाइम है ये और आपने काफ़ी कंपटीशन अटेंड किए, उसमें बल्कि फर्स्ट प्राइज़ भी आप जीत कर लाई हैं, और आपके आने वाले समय में भी 2-3 अच्छे वो आने वाले हैं। कोई एक एल्बम भी आपकी जारी हुई है जो
इधर हाँ, आपने मैंने तैयार एक की सोलो करा था अभी, पंजाबी सॉन्ग का कवर करा था, जी। कदे ता तू आवेगा। अच्छा। हाँ जी, तो मैंने अभी स्टार्ट करा था। वैसे मैं ये कवर वगैरह कम करती हूँ क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं शोज़ वगैरह, रियलिटी शोज़ है, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस्ड रहती हूँ। तो मेरा बरेली में रहना थोड़ा कम होता है, कभी शूट के लिए बाहर जाना है, कभी कहीं कभी कहीं, कभी प्रैक्टिस करनी है, कभी कंपोजिशन बनानी है, म्यूज़िक भी खुद देना है, तो उन चीज़ों में बहुत टाइम मेरा रहता है। तो इस वजह से अभी मेरे कवर वगैरह पेंडिंग पड़े हैं म्यूज़िक वगैरह बनने में, क्योंकि बहुत बहुत टाइम लग जाता है। तो अभी मैं कंटिन्यू करूँगी, बट हाँ अभी फ़िलहाल में मैंने एक गाना दिया था, ये पंजाबी सॉन्ग? हाँ जी, पंजाबी सॉन्ग दिया था। क्यों हंसना सिखाया सी जे ना तू रवोना सी, क्यों लाड लड़ाया सी जे ना तू सताना सी, तैनू दिल च वसाया सी धड़कन दी तान ते, तू दिल ही कड़ के ले गया सीने लग के, तू एक दिन रोवेगा वे उस ही चौराहे ते, जेड़े सी चौराहे ते गया मैनू छड़े के, कदे ता तू आवेगा वे उस ही चौराहे ते, जेड़े सी चौराहे ते गया मैनू छड़े के। मुस्कान, कंपटीशन टफ हुआ है। एक इंडियन आइडल हमारे सामने एक रास्ता था जिसको हम अपना वो बनाने के बाद आगे बढ़ सकते थे जी। वो मुश्किल हुआ है। हाँ जी। लेकिन आपको क्या उम्मीद है कि चूंकि जो आपने अपने टारगेट तय किए हैं कि आपको जहां पहुंचना है उसके लिए ये मुश्किलें जो हैं आपकी राह में अड़चन बनेंगी या आप इसको पार करती चली जाएंगी? सर, कंपटीशन बहुत टफ है आज के टाइम में, सिंगर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, बरेली से बाहर निकल के तो हमें और टैलेंट देखने को मिलता है। सच में बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, कंपटीशन भी टफ है, और मैं ये जानती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि नए नए टैलेंट को चांस देना चाहिए। कि हम पुराने जो सिंगर्स हैं वो तो बहुत अच्छा गाते हैं, ऑलरेडी फेम है उनके पास, लेकिन हम जैसे सिंगर्स को चांस देने के लिए भी होना चाहिए कुछ ना कुछ। और बात रही कि मैं कैसे करूँगी इस चीज़ को, तो बिल्कुल मैं इस चीज़ को करूँगी, क्योंकि स्ट्रगल है ज़िंदगी में, और इस लाइन में जितने भी आर्टिस्ट लोगों की लाइन होती है बहुत स्ट्रगल होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बस मेरी फैमिली और माता रानी का सपोर्ट होना चाहिए, साथ होना चाहिए। मैं उस चीज़ को कर लूँगी और 100% करूँगी, और मुझे अचीव करनी है वो चीज़। मुझे ना का ऑप्शन चूज़ ही नहीं करना है, चाहे मुझे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, मैं स्ट्रगल करूँगी, इंतज़ार करूँगी। बट हाँ, मैंने जो सोचा है, जिस मुकाम पे जाना है, मेरे परिवार की जो उम्मीद है, मुझे वो पूरी करनी है। तो मुस्कान, हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं कि आप आगे जाएं, इस शहर का नाम रोशन करें। इस शहर से बहुत बड़े बड़े कलाकार निकले हैं, चाहे हम प्रियंका चोपड़ा की बात करें, दिशा पाटनी की बात करें, और उसके अलावा अगर हम साहित्यिक तौर पर देखें तो इस साहित्यिक रूप से भी ये ज़िला बहुत अच्छा है। इसमें बहुत से ऐसे लोग गुजरे हैं कि जिन्होंने साहित्यिक गतिविधियों में हिस्सा लेने के बाद इसका नाम रोशन किया है। संगीत के क्षेत्र में या फिल्मी इंडस्ट्री के क्षेत्र में तो ये बाद में आया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच सर।